मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं आज़ादी की सालगिरह पर बधाई देता हूं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के हमारे नेताओं ने एक आजाद और खुशहाल भारत का सपना देखा था। सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर आज के दिन तिरंगा फहराकर इस सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम रखा। जो सफर 15 अगस्त 1947 को हमने शुरू किया, उसको आज 65 साल बीत चुके हैं। इन 65 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। आज निश्चय ही भारत के लोकतंत्र की कामयाबी का जश्न मनाने का दिन है, लेकिन इस मौके पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या कुछ करना और हासिल करना है। हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को खत्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है। हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है। साथ ही देश के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोजगार के नए मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज हो सके। साथ में हमें महंगाई पर भी काबू रखना है। इसमें थोड़ी मुश्किल खराब मॉनसून की वजह से आएगी, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। उन फसलों में, उन जिलों में जहां बरसात में 50% या इससे ज्यादा की कमी हुई है, सरकार किसानों को डीजल सब्सिडी दे रही है। सीड सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। चारे के लिए केंद्र की योजना में उपलब्धि राशि बढ़ा दी गई है। हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में बीज, चारे और पानी की वजह से लोगों को परेशानी न हो। अच्छी बात यह है कि हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत की वजह से देश में अनाज का बहुत बड़ा भंडार है और अनाज की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने पैदा नहीं होगी। भाइयों और बहनों, जहां तक तेज आर्थिक विकास के लिए
देश के अंदर अनुकूल वातावरण बनाने का प्रश्न है। मेरा मानना है कि बहुत से मुद्दों पर आम राजनीतिक सहमति न होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अब समय आ गया है कि हम अपने विकास प्रक्रिया से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की तरह देखें। अगर हम देश के आर्थिक विकास की दर को तेज नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर नहीं बनाते हैं और आम आदमी की आजीविका सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर निश्चय ही असर पड़ता है। मेरा आज आपसे वादा है कि हमारी सरकार भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए और देश को विश्व भर में छाए आर्थिक संकट से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हम शहरों और गांवों में रहने वाले अपने नौजवान भाई बहनों को रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हमारे गरीब भाई बहनों, मजदूरों और किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। हम वो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे हमारे देश में निवेश को बढ़ावा मिले और हमारे उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान कर सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा मानना है कि हमारी परेशानियों का मौजूदा दौर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इन दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करते हुए हमें इस बात से हौसला मिलना चाहिए कि पिछले 8 सालों में हमने कई क्षेत्रों में असाधारण सफलताएं प्राप्त की हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस तरह की सफलताएं बहुत से नए क्षेत्रों में भी हासिल करें। भाइयों और बहनों, पिछले 8 सालों के दौरान हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं ताकि वो राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान दे सकें। आज देश के हर 5 में से 1 घर जॉब कार्ड के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से फायदा उठाने का हकदार बन चुका है। सिर्फ पिछले साल में हमने 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया है। सन 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो हमने वादा किया था कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए हमने राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक नए गांवों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जोड़ा गया है और अब करीब करीब सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है। अब हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना और बिजली की सप्लाई को बेहतर करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मेहनती किसानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में लगातार फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कृषि के विकास और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार की कोशिशों के कारण 11वीं योजना में कृषि में 3.3
प्रतिशत का औसत विकास हुआ, जो 10वीं प्लान के 2.4% की दर से काफी ज्यादा है। पिछले 8 सालों में हमने फसलों का खरीद मूल्य दोगुना कर दिया है। हम लाखों छोटे किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हों और सही शिक्षा पाते हों तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल रहेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बच्चों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। बच्चों की पढ़ाई को कानूनी तौर पर जरूरी बना दिया गया है। सन 2006-07 में 6 से 14 साल के बीच के सिर्फ 93% बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे थे। आज इस एज ग्रुप के करीबन सभी बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों में देश में 51,000 नए स्कूल खोले गए हैं और तकरीबन 7 लाख अध्यापकों को उनमें नियुक्त किया गया है। अब हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की तरफ खास ध्यान देंगे। अगले कुछ महीनों में हम ऐसा इंतजाम करेंगे जिसमें लगातार ये जानकारी मिलती रहे कि बच्चों को पढ़ाई का कितना फायदा पहुंच रहा है। इसमें समुदाय और बच्चों के माँ बाप की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई से इत्मीनान मिल सके। स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना के जरिए आज देश भर में करीबन 12 करोड़ बच्चे रोज पौष्टिक खाना पाते हैं। ये दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया है और अब भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें पोलियो का असर है। बच्चों में कुपोषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने कई क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। ICDS स्कीम से फायदा उठाने वाली माताओं और बच्चों की तादाद पिछले 8 सालों में दुगनी हो गई है। ICDS स्कीम को और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है और इसे अगले 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। साल 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था ताकि देश के हर एक गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। आज इस मिशन को लागू करने के लिए तकरीबन 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिनमें 8.5 लाख आशा कार्यकर्ता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी के बाद अब हम शहरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदला जाएगा। ये पूरे देश के सभी गांव और शहरों में लागू होगा। हम सभी देशवासियों के लिए सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जरूरी दवाएं मुफ्त देने की एक स्कीम भी बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने नौजवानों के लिए आने वाले सालों में रोजगार के बहुत से नए अवसर पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए ये जरूरी है
कि हम उनको ऐसी स्किल्स में ट्रेनिंग दिलवाएं जिनकी हमारी अर्थव्यवस्था को जरूरत है। हमारा प्रयास है कि हम बहुत सी नई स्किल्स में ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का इंतजाम करें। हम ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिसमें 6 हफ्ते से 6 महीने तक की अवधि के छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज का लाभ हमारे नौजवान भाई बहन उठा सकें। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत अगले 5 साल में 8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा एक खास एजेंसी बनाकर ही पूरी की जा सकती। इसलिए हम एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को सारे देश में तालमेल के साथ लागू किया जाए। इस काम में सरकार के अलावा निजी कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान जरूरी होगा। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर ही हम रोजगार के लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार करना होगा। हमने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाने के लिए नए उपाय किए हैं। सड़क, बंदरगाह, रेल, बिजली और कोयला के क्षेत्रों में नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएगी। विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भरोसा पैदा करना होगा कि भारत में निवेश में कोई रुकावटें नहीं है। भाइयों और बहनों, सिर्फ 10 साल पहले तक हमारे गांव में 10 में से सिर्फ 3 घर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े थे। आज आधे से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 सालों में सभी घरों को बैंक इस खातों का लाभ मिल पाए। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सरकारी स्कीमों से जारी पैसा जैसे बुजुर्गों की पेंशन, छात्रों की स्कॉलरशिप और मजदूरों का मेहनताना सभी का भुगतान सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में किया जाए। इससे लोगों की परेशानी कम होगी, वो आसानी से भुगतान पा सकेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बड़े काम के लिए हम आधार स्कीम का सहारा लेंगे, जिसमें अब तक लगभग 20 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश के शहरी इलाकों में रहने वाले अपने गरीब भाई बहनों को मकान मुहैया कराने के लिए हम शीघ्र ही राजीव आवास ऋण योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में छूट दी जाएगी। भाइयों और बहनों, इसी साल हम 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखेंगे। योजना में देश के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की कार्रवाई को तय किया जाए। इसमें उन उपायों का निर्धारित किया जाएगा जिनसे हमारे आर्थिक विकास की दर
वर्तमान 6.5% से बढ़कर योजना के आखिरी साल में 9% होता है। योजना में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो देश के विकास का फायदा भारत के हर नागरिक तक और खास तौर पर कमजोर तबकों तक पहुंचाने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 12वीं योजना को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से लागू करेंगी। भाइयों और बहनों, अभी हाल में असम में हिंसा की जो घटनाएं हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये एहसास है कि इन घटनाओं से एक बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति। हम उनको राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे ये भी वादा है कि हमारी सरकार इन घटनाओं की वजहों को समझने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर मेहनत से काम करेगी ताकि देश में कहीं भी इस तरह के हादसे दोबारा न होने पाए। आंतरिक सुरक्षा के कई क्षेत्रों में हमें सफलताएं मिली हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा कमी आई है और वहां की कई गुटों के साथ हमारी बातचीत जारी है ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में फिर से शामिल किया जा सके। नक्सलवादी ताकतों के इलाकों में हमने विकास की कई नई योजनाएं शुरू की जिससे वहां के लोगों की और खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहनों की शिकायतें दूर की जा सके और उनकी हालत में सुधार हो सके। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के विषय पर हमें लगातार चौकस रहने की जरूरत है। सांप्रदायिक सद्भाव को हमें हर कीमत पर बनाए रखना है। नक्सलवाद अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ। इस महीने के शुरू में पुणे में जो घटनाएं हुई वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमें अभी भी काफी काम और करना है। ये काम हम आगे भी लगन और मेहनत के साथ करते रहेंगे। मेरे देशवासियों, मैं अपने वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट को बधाई देता हूं जिन्होंने इस साल अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके और रीसेट-1 उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलता से छोड़कर भारत की शान बढ़ाई है। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ये मंगलयान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे लिए एक बड़ा कदम होगा। भाई और बहनों, हमने हाल के महीनों में अपनी सेना की भूमिका और उसकी तैयारी के बारे में काफी बहस देखी है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारी फौज और हमारे अर्धसैनिक बलों ने शांति और युद्ध के समय हमारे देश की हिफाजत सम्मान और बहादुरी के साथ की। जब कभी भी जरूरत हुई है हमारे सैनिकों ने बड़े से बड़ा बलिदान दिया है। आज मैं अपने सभी देशवासियों को एक बार फिर यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारी सेना और अर्धसैनिक बल हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सरकार इन बलों को आधुनिक बनाने के लिए वचनबद्ध और उन्हें जरूरी टेक्नोलॉजी और साजो सामान
मुहैया करवाने का काम जारी रखेगी। आज के दिन में मैं अपने सुरक्षा बलों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो जानबाजी से हमारी सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी भलाई के लिए बराबर काम करते रहेंगे। हमारी सरकार ने सेना के सैनिकों और अफसरों के वेतन और पेंशन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई। ये समिति रिटायर्ड सैनिकों और अफसरों की पेंशन और उनके परिवारों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी। समिति की सिफारिशें होने के बाद हम उन पर जल्द से जल्द फैसला करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के दूसरे पिछड़े तबकों की भलाई पर विशेष ध्यान दिया है। हमारे देश के आदिवासी और पिछड़े जिलों की तरक्की की खास जरूरतों को इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, बैकवर्ड एरियाज ग्रांट फंड और ट्राइबल सब प्लान जैसे कार्यक्रमों के जरिए पूरा किया जा रहा। वन अधिकार नियम के तहत हमने अनुसूचित जनजाति के लाखों भाई बहनों को इस जमीन पर मालिकाना हक दिया है जिस पर वो पीढ़ियों से रह रहे। हम एक ऐसी योजना भी बना रहे हैं जिसके जरिए अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनके द्वारा इकट्ठे किए गए वन उत्पादों के अच्छे और वाजिब दाम मिल सके। सरकार माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल को जल्दी अमल में लाना चाहती है। इस कानून के जरिए हम माइनिंग वाले क्षेत्रों में अपने आदिवासी भाई बहनों के फायदे के लिए धन उपलब्ध कराना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए 15 सूत्रीय कार्यक्रम को हम अधिक प्रभावी बनाएंगे। ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में लागू की जा रहे मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाले पोस्ट मैट्रिक वजीफों की दरों में हमने बढ़ोतरी की है। इन तबकों को मिलने वाले वजीफों की व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। सरकार एक नया और प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है ताकि हाथ से मैला उठाने के घिनौने चलन को बंद किया जा सके और इस काम में लगे लोगों को नई जिंदगी बसर करने का मौका मिल सके। भाइयों और बहनों, सरकार और प्रशासन के काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का हमारा संकल्प बरकरार है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत से कदम उठाएगी। मुझे आज ये कहती हुई खुशी है कि पिछले एक साल में इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। लोकसभा ने लोकपाल बिल और लोक आयुक्त बिल पास कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल को पास करने में सभी राजनीतिक दल हमारी मदद करेंगे। कई और बिल भी संसद में पेश किए जा चुके। कैबिनेट ने एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। लोक सेवकों के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और उसमें भ्रष्टाचार कम करने की कोशिशें हम जारी रखेंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इससे राष्ट्रहित में फैसले लेने वाले अधिकारियों के मनोबल को बेबुनियाद शिकायतों और गैर जरूरी अदालती कार्रवाइयों से नुकसान
न पहुंचे। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने राष्ट्र के नाम अपने पहले ही संदेश में आप सभी से राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान करने की अपील की थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज पहले से कहीं ज्यादा संख्या में हमारे देश के नागरिक और विशेषकर नौजवान समाज और देश की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी सरकार मानती है कि भारत के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनका मुकाबला हम आदमी के सहयोग से ही कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में और बड़ी संख्या में लोग गरीबी, अशिक्षा और असमानता दूर करने जैसे कामों में हमारी सहायता करें। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे महान देश को विकास और तरक्की की नई ऊंचाइयां पाने से नहीं रोक सकती। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सब मिलजुल कर एक होकर अपने देश की कामयाबी के लिए काम करें। आइए एक बार फिर ये प्रण करें कि हम सब एक प्रगतिशील, आधुनिक और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए लगातार काम करते रहें। अंत में प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलिए, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।